गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ रिसोर्स। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिसोर्स। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच वी कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, एनवायरमेंटली feasible and culturally acceptable is known as resource। रिसोर्स क्या होता है? ये एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है जिसे हम यूज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या कहलाता है? रिसोर्स। देखिए, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर रिसोर्सेज। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? देखिए, जिस कंट्री में जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी होगी, वो जो कंट्री है वो उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड होगी। क्या होगी? उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड होगी। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है सोलर डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन देयर कंट्री। जो भी इस कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उनके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहले हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं हम जिन्हें दोबारा एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर। देखिए, अगर वाटर इन प्योर फॉर्म में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको रिसाइकिल करके प्योर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वाटर ऑफ रिसाइक्लिंग सबको पता है कि कैसे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। तो वी कैन से दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसे हम क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट non-renewable resources are those resources which we can use again and again, जिसे हम एक से ज्यादा बार या हम बार बार उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें पार्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which we can not use again and again। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम एक से ज्यादा बार या जिन्हें हम बार बार यूज नहीं कर सकते। एक से ज्यादा बार या बार बार यूज नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम। देखिए, जब हम अपने व्हीकल में पेट्रोल को फुल करते हैं तो क्या होता है? द फॉर्म ऑफ स्मोक वो उड़ जाता है। तो वी कैन से दैट वी कांट यूज फॉसिल फ्यूल्स अगेन एंड अगेन। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट, एयर। And non-renewable resources are those resources which we can't use again and again. For example, fossil fuels and petrol. Next हमारा आता है on the basis of origin. It's further divided into two parts: biotic resources and abiotic resources. Biotic resources are those resources which we can obtain from biospheres and have life. जिन्हें हम कहाँ से obtain करते हैं? Biosphere से obtain करते हैं और उनमें क्या होती है? Life होती है। For example, forest and livestock. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड लाइवस्टॉक। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स में क्या है? क्या होती है? लाइफ होती है। तो जो प्लांट्स हैं किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट हमारा है अबायोटिक रिसोर्सेज व्हिच वी कांट ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड डू नॉट हैव लाइफ। जिन्हें हम बायोस्फीयर से नहीं लेते और जिनमें लाइफ नहीं होती वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड बॉक्साइट। क्या एग्जाम्पल? आयरन एंड बॉक्साइट। बायोटिक की क्या थे? फॉरेस्ट एंड लाइवस्टॉक। अबायोटिक की क्या है? आयरन एंड बॉक्साइट। देखिए, क्लियर डिफरेंसेस दिख रहा है दोनों में कि बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। उनमें क्या होती है? लाइफ होती है और उन्हें बायोस्फीयर से लेते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड डू नॉट हैव लाइफ। और उनमें क्या नहीं होती है? लाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये भी आगे फर्दर चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक अ कार, बोट,
जिसका जो कंट्रोल होता है, जिसका जो ओनर होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। एक कार का एक ही ओनर होगा, एक पेन का एक ही ओनर होगा, तो वी कैन से दैट कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जिसे कौन कंट्रोल करता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कंट्रोल करती है या मेंबर ऑफ कम्युनिटी करती है। लाइक विलेज पॉन्ड, विलेज पॉन्ड है, पार्क है, आपको पता है कि एक विलेज का पॉन्ड उस विलेज के मेंबर ही यूज कर सकते हैं, या एक जो पार्क है उसको सोसाइटी के मेंबर ही यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी एंड अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कंट्रोल्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। जिन्हें कौन कंट्रोल करती है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 में क्या है, जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल हर स्टेट की एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, क्योंकि ये एक एपिडेमिक है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो सबने क्या किया हुआ है, जो भी उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है उन पर कंट्रोल किया। एग्जाम्पल अगर हम यही कर लेते हैं, यूपी से हम बिना पास के उत्तराखंड में नहीं जा सकते और उत्तराखंड से बिना पास के हम यूपी में नहीं जा सकते। तो वी कैन से जो स्टेट का हेड होता है इज द ओनर ऑफ अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। वो क्या है? अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज का एक ओनर होता है, उसी के अंडर में उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है? कंट्रोल बाय अ नेशनल इंस्टीट्यूट, या जो क्या है जितने भी हमारे ट्रेड है, जो हमारे सी ट्रेड होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट से जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, जो सी ट्रेड होगा उनकी कंट्रीज का एक हेड होगा, और उसी के जैसे WHO का है क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सहमति से क्या है? सी डिवाइडेड है कि इस एरिया से इस एरिया तक ये कंट्री करेगी, इस एरिया से इस एरिया में ये कंट्री करेगी। तो ये क्या हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर हमारा क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या आता है? चलिए यहाँ से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रिसोर्सेज are available in our environment and which we can use to satisfy our needs and provided it is technologically accessible, environmentally feasible and culturally acceptable is known as a resource। किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिसोर्स। किस पर डिपेंड करता है? रिसोर्स पर डिपेंड करता है। अगर रिसोर्स को हम एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी जो कंट्री है उसका जो डेवलपमेंट है वो अप जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हमने क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इट्स फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन नॉट यूज अगेन एंड again on the basis of origin, biotic, abiotic. Biotic resources are those resources which we can obtain from the biosphere and have life. Abiotic resources are those resources which we can't obtain by the biosphere and do not have life. फिर हमारे क्या आया था? on the basis of ownership. ownership में हमारा क्या था? individual owned by a particular person. Community resources owned by members of community. थर्ड हमारा क्या है? नेशनल रिसोर्सेज ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। फिर हमारा क्या है? नेशनल कंट्रोल्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड: पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज Potential resources are those resources in which resources are available but technology are not available to use them in a proper way. Potential resources are those resources in which resources are available but technology is not available to use them in a proper way. हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उनको यूज कर सके। फॉर
example, in Gujarat and Rajasthan, we have a nucleus solar energy, but technology is not available to use them in a proper way. गुजरात और राजस्थान में हमारे पास सोलर एनर्जी है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक प्रॉपर वे में यूज कर सके. सो वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट हमारा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज technology is available to access them and their level of access feasibility is available. यानी कि एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, दूसरा उनका लेवल होना चाहिए कि हम उनको इजीली फिजिबल कर सकें. फॉर एग्जांपल कोल आपको पता है कोल की अलग अलग वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को सर्वे कर सकें कि किस क्वालिटी का कोल है, कितनी क्वांटिटी में कोल है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है कि हम उसको इजीली एक्सेसिबल कर सकें. दूसरा हमारे पास आता है स्टॉक. देखिए वाटर के एग्जांपल लेते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज होती है. जब हम उसको एक साथ यूज करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है, लेकिन अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज कर सकें. देन रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल टू यूज देम इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म. रिसोर्सेज तो अवेलेबल है बट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज कर सकें. रिजर्व, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इन रिजर्व रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी कैन यूज इन प्रेजेंट एज वेल एज रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो हम प्रेजेंट में तो उनको यूज कर सके, फ्यूचर में भी उनको क्या करें, रिजर्व करके रखें, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको वो इजीली एक्सेस कर सके. देखिए एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट का. अगर हम फॉरेस्ट को ओवर यूटिलाइज करते हैं या हम फॉसिल फ्यूल्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको क्या होगा, एक तो उसको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, दूसरा क्या होगा, जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसको बैड क्वांटिटी मिलेगी और लेस क्वांटिटी मिलेगी उसको. यानी कि जो क्वालिटी होगी वो बैड होगी, लेस क्वालिटी का मिलेगा और लेस ही क्वांटिटी का मिलेगा. सो वी कैन से दैट जो ओवर यूटिलाइजेशन है उसको रोक के क्या करें, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखें. इसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्स. व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग. कई बार आपके जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है व्हाई वी नीड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग. हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है. देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है. रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्लानिंग इन व्हिच वी कैन यूज रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस एंड स्किलफुल वे. रिसोर्स प्लानिंग वो प्लानिंग है जहां पे हम रिसोर्सेज को एक जुडिशियस और स्किलफुल वे में यूज कर सकते हैं. क्यों. फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको लिखने हैं. फर्स्ट इसका पॉइंट है वो है रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखिए हर स्टेट की अपनी एक खासियत होती है. ऐसा तो नहीं है कि सारे रिसोर्सेज हमें एक ही स्टेट के अंदर मिले. कहीं पे बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है, कहीं पे आयरन ज़्यादा मिलता है, कहीं पे कोल ज़्यादा मिलता है, कहीं पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, कहीं पे वाटर ज़्यादा होता है. तो क्या है, हर एक स्टेट में अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं. तो वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग टू यूज देम इन अ जुडिशियस वे. हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हम उनको जुडिशियस वे में यूज कर सके. अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में क्या है, फॉरेस्ट ज़्यादा है. अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सैंड ज़्यादा है. तो हम डेजर्ट और सैंड को एक जगह डेजर्ट एरिया और हिमालयन एरिया को एक जगह तो नहीं कर सकते. हमें हिमालयन एरिया से फॉरेस्ट ले लेंगे और डेजर्ट एरिया से सैंड ले लेंगे. तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जिसके थ्रू हम हिमालय से फॉरेस्ट ले सकें और डेजर्ट एरिया से सैंड ले सकें. सेकेंड हमारा है इन लिमिटेड सप्लाई. रिसोर्स आर इन लिमिटेड सप्लाई. क्या है, रिसोर्सेज कम है. ठीक है, क्यों, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे रिसोर्स डिपेंड करता है. सबसे पहले हमारा पॉपुलेशन. इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इन विच वी कैन यूज द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे. देखिए जब हम ज्यादा रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, अंडर यूटिलाइज करेंगे तो
अंडर डेवलपमेंट होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैन लीड द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। जब हम ओवर यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को तो वो किस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पॉल्यूशन की। देखिए फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो किस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक रिसोर्स प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए जिससे क्या हो कि हम रिसोर्सेज को भी यूज कर सकें और अपने एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड होने से बचा सकें। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देखिए किसी भी कंट्री का, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिसोर्सेज। जब हम उनको अंडर यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो भी उस कंट्री का कम होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरीके से यूज करना चाहिए कि ना तो वो अंडर यूटिलाइज हो और ना ही वो ओवर यूटिलाइज हो। लास्ट हमारा क्या है, रिसोर्स बिकम्स आर सेल्फ डिपेंडेंट। रिसोर्स हमें क्या बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको यूज करना चाहिए। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमने पहले क्या पढ़ा, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर those resources which are technologically accessible and their level is feasible. Stock are those resources which are available but we can't use their expanded form because lack of technology. Next हमारा reserve resources are those resources which we can use in present as well as reserve them in future. Resource planning is the planning in which we can use resources in a judicious and skillful way. For example, why we need resource planning? Resources are limited in supply. Resources are limited in supply. Second, resources are unevenly distributed. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो resources हैं वो unevenly distributed है। कोई रिसोर्स हिमालयन और डेजर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हिमालयन जो रीजन है वहाँ पे फॉरेस्ट अवेलेबल है, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे सैंड अवेलेबल है। ओवर यूटिलाइजेशन कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, अंडर यूटिलाइजेशन कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड इट बिकम्स अ सेल्फ डिपेंडेंट। सो वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग। कई बार आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आता है ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर। जो रिसोर्सेज हैं वो गिफ्ट है नेचर के थ्रू, बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन लेड मेनी प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन अबाउट इट। जो रिसोर्सेज हैं वो एक नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है जब ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम ओवर यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, इसमें मैं फिर से आपको फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल देती हूँ कि जब हम फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या है, अभी आप देख सकते हैं कोरोना में कि क्या हो रहा है, जो रेट है डीजल एंड, पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल एंड पेट्रोल के रेट इक्वल हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़े। तो एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि पूरे की तरह जो हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आधा स्टॉक रह जाएगा अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो जब हम इसका ओवर यूटिलाइजेशन इसका बंद नहीं करेंगे तो एक लेवल वो भी आ सकता है कि पॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए या कम पड़ जाए। तो क्या करते हैं, डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज में जब हम ओवर यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड डेप्रिवेशन। नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट डिवाइड्स सोसाइटी हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स को हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, हैव नॉट, रिच एंड पुअर। हम यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर कार या अ पर्टिकुलर पर्सन है ओनर ऑफ अ कार। जिसके पास कार है वो रिच है, जिसके पास कार नहीं है वो पुअर है। तो कार क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, हैव नॉट, रिच एंड पुअर। फिर हमारा इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। सेम चीज है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ
यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन के ऊपर एक लैंड के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है कि जो उसकी फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। तो ग्लोबल सोशल इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को लेस कर देते हैं, वो उसको पूरी तरीके से नीचे गिरा देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉइल एंड इट्स इम्पोर्टेंट। सॉइल क्या होती है सभी को पता है, आपके ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं सॉइल। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th में भी हमने पढ़ा है, 9th में भी हमने पढ़ा है। फर्स्ट है इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, क्या है ये नेचुरल रिसोर्स है। सेकंड क्या है इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड मटेरियल, फूड एंड रॉ मटेरियल। थर्ड क्या है इट कैन हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, ये प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो करने में। यानी सॉइल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स और आवर लाइफ, हमारी लाइफ का और एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉइल। प्लांट्स को ग्रो करती है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, कौन सॉइल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल बनती कैसे, कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले क्या आता है हमारे यहाँ पे पैरेंट मटेरियल, पहला जो है वो क्या है पैरेंट मटेरियल। देखिए जब मैं 9th में खादा और नॉर्मल पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग कोर्स जर्नी की जो रिवर्स होती है जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जब ये अपने पूरे फ्लो के साथ ऊपर से आती है तो जब ये रॉक से टकराती है तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो अपने वे में लेके आती है। गंगा की खातिर में आपको एक बात बताते हैं, जब गंगा ऊपर से बहती हुई आती है तो अपने साथ जो सॉइल आती है वो एलुवियल सॉइल होती है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। जहाँ जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या एलुवियल सॉइल है, जहाँ जहाँ फ्लो करती है गंगा, उसका जो पीछे का हिस्सा जो छूटता जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन फर्टाइल होता है कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये रॉक से टकराती है और रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसमें जब तक वो नीचे पहुँचती है वो जो टुकड़े होते हैं वो सॉइल की फॉर्म में आ चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलीफ। रिलीफ क्या है? रिलीफ इज टोटली रिलेटेड स्लोप ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ रिवर। आपने देखा होगा कि जब रिवर फ्लो के साथ आती है तो एक स्लोप बनाती है। अब जब स्लोप से पानी पूरी तरीके से बहा है, उसका फ्लो आगे चला है, तो क्या है वहाँ पे एक थिन लेयर हो जाती है सॉइल की, और वो जो थिन लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो जो स्लोप है वो क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट। टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है आप सबको पता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल वेजिटेशन। आपको पता है कि बहुत जैसे अगर आप ह्यूमस का एग्जांपल है, बहुत टाइम से जो चीज़ें दबी रहती हैं जमीन के अंदर, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो क्या होता है ये किस में चेंज हो जाते हैं? हमारा सॉइल में चेंज हो जाता है। तो वी कैन से दैट नेचुरल वेजिटेशन आल्सो प्ले अ मेजर रोल टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला जो इसमें हमारा पॉइंट है माइनिंग। सबको पता है माइनिंग के बाद क्या होता है, जो केमिकल है या जो पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से फैल जाता है, बड़े बड़े स्कार्स कर देता है, और बड़े बड़े स्कार्स करने के बाद क्या होता है जो हमारी लैंड होती है वो अनफिट हो जाती है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। सेकेंड जो हमारा आता है ओवरगेजिंग। थ्रू द ओवरगेजिंग की वजह से क्या होता है? ओवरगेजिंग की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। प्लांट्स के जब रूट्स ढीले पड़ते हैं तो मिट्टी का जो सॉइल का जो एक फ्लो होता है वो वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारी सॉइल है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन की। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर लॉस। जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं, आपको पता है कि जो भी हमारे HYV शीट्स होते हैं देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ वाटर। इनमें क्या है? बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी जब जमीन में जाता है, जब अर्थ के अंदर जाता है, तो ये क्या करती है? अनफिट कर देती है लैंड को कल्टीवेशन के। तो देयर आर मेनी रीजन: माइनिंग, ओवरगेजिंग, वाटर लॉगिंग, नेक्स्ट टाइम और इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। जो इसका केमिकल निकलता है वो क्या करता है? जो हमारी लैंड है उसको अनफिट करता है कल्टीवेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।